हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी अपनों के बीच मैं भूपेंद्र कुमार। दोस्त, आज हम आपसे बात करेंगे आपके ऐतिहासिक शिमला समझौता की, जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमला के बाद काफी चर्चा में आया है। चाहे वो सिंधु जल समझौता हो या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 2 जुलाई 1972 में हुआ शिमला समझौता हो, साथियों ये अपने आप में बड़े ही ऐतिहासिक और बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। साथियों, हम आज आपसे कंप्लीट अपनी पूरी बात करेंगे शिमला समझौता क्या है, किन किन देशों के बीच, किन किन राष्ट्राध्यक्षों के बीच, किन के बीच हुआ, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, ये कितना महत्वपूर्ण है पाकिस्तान को लेकर के या भारत के संदर्भों में। तो लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं अपनी बात को साझा करना चाहता हूं कि पहलगाम में अभी आपने देखा भयानक हमला हुआ, आतंकवादियों के इस घातक हमले में बड़े पैमाने पर भारतीय जनमानस प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जैसे जलसा उठा हो, सभी लोग किसी भी कीमत पर बदला की भावनाओं से दिख रहे हैं। दूसरी ओर ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक हैं, जिसके लिए सिंधु जल समझौते को भी अभी हाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा तोड़े जाने की बात की गई। अब वही दूसरी ओर शिमला समझौता भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको इन्हीं सब बातों पर फोकस करते हुए आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर दोनों देशों के बेहतर संबंधों के लिए हुआ था शिमला समझौता। 1971 के भारत पाकिस्तान के भयानक युद्ध के बाद ये एक परिणाम था 1972 का शिमला समझौता। दोस्त, यहां पर देखेंगे कि शिमला में बॉर्नेस कोर्ट में ही यह समझौता हुआ था। पाकिस्तान पहले भी कर चुका है इस समझौते का उल्लंघन, यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी समय समय पर पाकिस्तान ने इस शिमला समझौता का उल्लंघन किया है। तो हम आपको यहां पर बता देना चाहते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जहां पर पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर अपने आप को काबिज करना शुरू किया, इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों। और पूर्वी पाकिस्तान में जब पाकिस्तानियों के द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू हुआ, पाकिस्तानी सेना वहां उतर गई और पूरी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहा। ऐसी स्थितियों पे इंदिरा गांधी के द्वारा भारत की अगुवाई करते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में उनका सपोर्ट करते हुए पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्त, आप देखे रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के नाम से इसका उदय हुआ और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। साथियों, इन्हीं सब बातों को मैं फोकस करने चल रहा हूं कि आखिर 1971 के इस पूर्वी पाकिस्तान के साथ भारतीयों का खड़ा होना, जिससे कि बांग्लादेश का उदय हुआ, 1971 के बाद आखिर जब इस युद्ध में पाकिस्तानी परास्त हुए तो पाकिस्तानियों और भारत के बीच शिमला समझौते का उद्भव होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी दोस्त, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो जी शामिल थे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुआ भयानक लड़ाई के बाद एक परिणति थी। इसमें क्या हुआ था दोस्त, यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की अगुवाई में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दोस्त बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त होती है। ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि मैं घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों वर्षों तक युद्ध करने की कसमें खाता हूं। साथियों, ये वही जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो किसी भी कीमत पर भारत से, है ना, भारत के साथ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर थे। लेकिन कुछ तो ऐसा बड़ा कारण रहा होगा और पाकिस्तानियों को यहां पर शिकस्त मिलती है 1971 के युद्ध में, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलता है कि 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। दोस्त, यहां पर देखिएगा कि इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से भुट्टो थे,
भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने यहां हस्ताक्षर किया था। साथियों, यह समझना कठिन नहीं है कि यह समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी भी बड़े विदेशी शासक का दबाव था। लाजमी सी बात है कि इस युद्ध को विराम किया जाए और किसी भी तरीके से शिमला समझौता को कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर भी दबाव बना हुआ था, जिसकी वजह से 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता का रूप देखने को मिलता है। अपना सब कुछ लेकर के पाकिस्तान ने एक थोथा सा हवा में एक आश्वासन दिया कि भारत को दे दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीरी सहित जितने भी विवाद हैं उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं उठाया जाएगा। क्या आपको लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान ने इस चीज को बिंदुवार तरीके से कभी आत्मसात किया हो? वो हमेशा कश्मीर में इंटरफेयर करता रहा है, चाहे वो आतंकवादी घटना हो या कुछ और भी तरह के आतंकवादियों की घुसपैठ कराना हो। और देखिए, जब भी भारत ने यहां पर बात रखनी चाहिए और इसमें बातचीत के माध्यम से चीजों को सुलझाना चाहा, शिमला समझौता की जब जब याद दिलाई तो साथियों पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे उछालने शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने कश्मीर मुद्दा को उछालना शुरू कर दिया। साथियों, इस अकेले आश्वासन का भी पाकिस्तानियों ने सैकड़ों बार उल्लंघन किया। किस आश्वासन का? इसने शिमला समझौता में आश्वासन दिया था कि कश्मीरी जो मुद्दा है हम आपसी बातचीत से सुलझाएंगे, हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी नहीं ले जाएंगे। लेकिन यह भी आप देखते हैं कि कश्मीरी विवाद को पूरी निर्लज्जता के साथ अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ले जाता है। दोस्त, यहीं पर आप आगे देखिएगा कि इस शिमला समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ कि 17 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण करने के बाद दोनों देशों की जो 90,000 से भी अधिक सेना थी, जिस स्थिति में थी, उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन साथियों, क्या उसने उस शिमला समझौता का मान रखा? साथियों, कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने इस वचन पर भी कभी टिका नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझ करके घुसपैठ की और इसी का कारण था कि भारत के साथ पाकिस्तान का कारगिल जैसा युद्ध हुआ। उस समय भी प्रधानमंत्री पीएम हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। साथियों, भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा, तो क्या उसने शिमला समझौते का मान रखा था? क्या अपनी उन बातों पर वह टिका था? वो तो शुरू से ही टिका नहीं है। तो किस आधार पर हम कह दें कि वो शिमला समझौता के आधारों पर अभी भी अडिग है? तो शिमला समझौता तोड़ दे, ज्यादा सही है। इसमें पाकिस्तान को ही बड़े पैमाने पर नुकसान है, हम भारतीयों को नहीं। दूसरी तरफ देखिए, मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि 22 अप्रैल को भी हाल में पहलगाम में जो हमला किया आतंकवादियों ने, वो बड़े पैमाने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिज्म को एक हाईलाइट किया। कहा जा रहा है कि महिलाओं को उसने छोड़ दिया, जैसा कि मैंने यहां पर थंबनेल भी आपको दिखाना चाहा है। हां, जाओ मोदी को बता दो, यानी कि उसने उनके हस्बैंड की हत्या की यह पूछ करके कि तू हिंदू है या मुसलमान। उसने बताया कि मैं हिंदू हूं, तो उसकी हत्या कर दी। और अगर महिला ने जब बताया कि आप हमें भी मार दो, हमारी शादी को अभी 7 दिन भी नहीं हुए, आपने हमारे हस्बैंड को मार डाला, तो वो क्या कहता है? जाओ मोदी को बता दो। तो ये क्या टारगेट है भैया? ये कैसा आतंकवाद है? हमारे भारत में साथियों, हम हिंदू मुसलमान बड़े सुकून से जीवन यापन करते हैं, तो वहां पर हिंदू मुसलमान पूछ करके हिंदुओं की हत्या किया जाना, तो ध्यान रखिएगा, ये कहीं मुसलमानों के प्रति सहानुभूति नहीं है। ये साथियों सिर्फ यहां का माहौल खराब करने की बात है। मैं बस मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जिस घर में महिलाएं मीट नॉनवेज बनाती हैं, उसके बाद नहा करके साफ सुथरी होकर के अपने लिए सब्जी रोटी या शाकाहारी भोजन बनाती हैं, अपने पतियों के लिए नॉनवेज बनाती हैं, और सुकून से आज भी वे महिलाएं शाकाहारी भोजन कर रही हैं। जिस घर में ऐसा माहौल हो सकता है, उस देश में हिंदू और मुसलमान कैसे नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है। साथियों, याद रखिएगा, यहां भारत में माहौल खराब किए जाने की बड़ी ही पैमाने पर कोशिश की जा रही है, तो हमें उनके नापाक इरादों को, है ना, पूरा नहीं होने देना है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को हम देते हैं विराम। आप अपनी को जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के। धन्यवाद।